हाय गाइस, वेलकम टू ICSE थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं सिविक्स का। रैपिड रिवीजन सीरीज 2.0 स्टार्ट कर दी है और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर। तो हमने पहले कौन कौन से कर लिए, देखो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हमने कर लिए हैं। ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर्स ऑलरेडी है और अब जुडिशरी का जो है इसमें भी 2 चैप्टर्स आएंगे। एक तो आज हम करें सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। तो ये 3 यूनिट्स बन के आपको पूरे सिविक्स का सिलेबस है। लॉन्ग आंसर्स में आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, शॉर्ट आंसर्स के लिए सारे ही आएंगे। जो लोगों ने जुडिशरी लॉन्ग आंसर्स के लिए सिलेक्ट नहीं भी किया ये यूनिट, बेटा रैपिड रिवीजन तो इसका करके ही जाओ, मेरा ये आपको बिल्कुल अच्छे से सलाह होगी, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या है, उससे पहले हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो, कोई भी चीज आप मिस नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं। इसमें बेटा बस इतना कहूंगी, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स जो होते हैं आपके हेबियस कॉर्पस मैंडेमस ये वाली, राइट, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि वो छोटा चैप्टर है। तब मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी इसका रिविजन। बाकी सारी चीजें देखो, इसका जो जुरिस्डिक्शन है, इसके तरह तरह के, इसके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो इंडिपेंडेंस है ये वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसके फंक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम अभी करेंगे और बाकी ये जो चीज है ना, ये आपको MCQs के लिए याद रखनी जरूरी है। तो ढंग से इसका अभी रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट आपको अगर पिछला बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह की बिल्डिंग है, ये न्यू दिल्ली में ही है और काफी सालों से यही है। अगर चाहे ये बिल्डिंग शिफ्ट भी हो सकती है, उसका अलग से प्रोसीजर होता है, लेकिन ये बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ही याद रखनी है। और करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, देखो नवंबर तक, अभी जो हम बोल रहे हैं ना, नवंबर का महीना चल रहा है, अभी तक भी जस्टिस चंद्रचूड़ थे, ठीक है, ये हमारे चीफ जस्टिस इन इंडिया थे। अब जो है मई 25 तक, नेक्स्ट ईयर आपका रिजल्ट आएगा, तब तक ये है हमारे नए चीफ जस्टिस, विच इज जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर पूछ ले तो मान लो, इतना ज्यादा देखो डीप में घुसते तो नहीं है वैसे काउंसिल, मैंने जितने पेपर्स अभी तक देखे नहीं होगा, बट स्टिल जस्ट रिमेंबर, वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए तो ये बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो जुडिशरी आखिर क्या है पूरा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे दोनों, तो जुडिशरी का समझना पड़ेगा कि सिस्टम आखिर है क्या। हालांकि एग्जाम में डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, हमने देखा ही है, लेकिन पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना आपको बहुत जरूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट हम कहते हैं, टॉप मोस्ट, वो करता क्या है। अब इसका सबसे रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर आपको समझने के लिए चाहिए ना, तो आपकी फैमिली ही है। इसको मान लो ये आपके भाई बहन है, बड़ा भाई आपका कोई है या कजिन भाई भी है, तो इसको आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लो, इसको आप अपने पेरेंट्स समझोगे और इसको अपने दादा दादी समझोगे। मान लीजिए अगर आपके बड़े भाई तक कोई उसने कुछ गलत सलट कर दिया, आपको उसका फैसला अच्छा नहीं लग रहा है, इज नॉट बीइंग फेयर इनफ और शी इज नॉट बीइंग फेयर इनफ, जो बहन है आपकी, तो आप अपने मम्मी पापा के पास जाओगे, मम्मी पापा भी बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कुछ है, तो आप मम्मी की कंप्लेन भी अपनी दादी से करते हो ना कभी कभी, वही वाली बात है। तो यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हो, लेकिन क्या है, ये फैमिली है, ठीक है, ये फैमिली तो है, तो इंटीग्रेटेड है, ये अलग अलग नहीं है, विच इज वाई हम हमेशा कहते हैं कि ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में, अलग अलग लेवल्स पे नहीं है। जो स्टेट की गवर्नमेंट अलग चलती है और सेंट्रल की गवर्नमेंट कभी कभी अलग चलती है, इस तरह से यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो पूरा के पूरा यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंस याद रखना और समझना बहुत जरूरी है बिटवीन जुडिशरी एंड द फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा गवर्नमेंट्स का है, ठीक है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट जो है, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया कि ये जो है इंडियन जो हेड है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का, वो है। उसके बाद लोअर कोर्ट्स का जो है वो सुपरवाइज करते हैं फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिविल एंड क्रिमिनल सिस्टम ऑफ लॉज जो ऑपरेट होते हैं, वो सारी की सारी चीजें ये सुप्रीम कोर्ट ही देखती है, सिविल एंड क्रिमिनल, राइट। एंड बाय वे ऑफ अपील केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि ये समझ नहीं आया तो अपील करेंगे हम हाई कोर्ट में, यहाँ भी समझ नहीं आया तो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इंटीग्रेटेड यूनिफाइड जुडिशरी सिस्टम है, ये हमें समझना था, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा कैच यही है, गवर्नमेंट अगर ध्यान नहीं दे रही किसी चीज पे, तो कौन लाएगा उस पे गवर्नमेंट का ध्यान, कौन उसको डांटेगा, वो काम करती है हमारी जुडिशरी। तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन के में जो दे रखा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम, ये सारी चीजें जुडिशरी करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका हेड है, इस पूरे जुडिशियल सिस्टम का हेड है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इसका सबसे पहले कॉम्पोजिशन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन होते हैं, CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही कहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनके बहुत सारे बेटा आजकल जजमेंट्स ही बहुत सुप्रीम कोर्ट के इतने इंपॉर्टेंट आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो तो ये चैप्टर्स जो है ना वो समझ में आएंगे, क्योंकि इनकी टर्मिनोलॉजीज जो होती है, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं समझने में, न्यूज में पढ़ते रहोगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आता है।
खैर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, ठीक है। 2019 में एक लॉ लाया गया था, उसके बाद से ये जजेस 33 तक लिमिट कर दिए गए, तो CJI प्लस 33 मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से आप लिखोगे, until parliament by law prescribes a larger number of judges, ठीक है। तो इसका स्ट्रेंथ पार्लियामेंट बदल सकता है, अदरवाइज अभी एज ऑफ नाउ यही है इसका स्ट्रेंथ, तो कॉम्पोजिशन में आप यही लिखोगे। अब क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, कौन बन सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। एक तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया तो होनी चाहिए, ये तो एक बेसिक राइट है, यहाँ पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट यही है। उसके बाद ही, अब देखो यहाँ पे ये ही है, लेकिन आपको ये समझना है ही और शी दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही बन सकते हैं जज, है ना। शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years। अब इसमें मैं ना, क्योंकि इतनी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो आपको याद करने हैं, एंड में जो सिविक्स में जाके ना सब कंफ्यूजन होता है, ये मैंने बहुत बच्चों में देखा है कि हलवा हो जाता है, इसके फंक्शंस, इसके ये, इसके क्वालिफिकेशन, इसका ये, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो मैं एंड में क्या करूंगी, जब हम हाई कोर्ट का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इसके नोट्स एक बार सिखा दूंगी कि किस तरह से बनाने हैं, क्या क्या टेबल्स बनानी है कि एंड में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो किसी का रिटायरमेंट एज हो गया, किसी के ये टेन्योर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम ना अच्छे से सिस्टमैटिकली टेबल्स में डिवाइड कर देंगे, जिससे कंफ्यूजन हो ही नहीं, ठीक है। तो आई विल टीच यू दैट, बट ये नेक्स्ट वाले रैपिड रिविजन में होगा, ओके। अब आ जाते हैं जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years ऑफ 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन। इसका मतलब 2 or more सच कोर्ट्स मतलब कि देखो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट का जज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि गुजरात में ही गुजरात हाई कोर्ट के 5 साल तक बने रहे, मान लो गुजरात हाई कोर्ट में 2 साल तक जज थे, फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट आ गए, बॉम्बे हाई कोर्ट जिसे कहते हैं, वहां पे 2 साल तक जज रहे, फिर 1 साल दिल्ली हाई कोर्ट में सर्व किया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन सक्सेशन में होना चाहिए, लगातार 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, ये भी टू क्वालिफाई एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more such courts for 10 years, ठीक है। 10 years अगेन सक्सेशन में कोई भी हाई कोर्ट या किसी 2-3 हाई कोर्ट्स को मिलाकर भी 10 साल तक वो एडवोकेट होने चाहिए। एडवोकेट यानी जो कोर्ट्स में वकालत करते हैं, वकील लोग, ठीक है। ये एडवोकेट 10 साल तक होने चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ही शुड बी एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट यानी कोई दिग्गज इंसान जो लीगल या लॉ के फील्ड में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के फील्ड में अगर बहुत कोई किसी ने महारत हासिल करी हो और प्रेसिडेंट समझता है कि भाई ये तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उनको भी वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस है, बेटा ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद करनी पड़ेगी, तो उसके नोट्स जो है वो आप अच्छे से बना के रखना। अब आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पे कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और CJI को अपॉइंट कौन करता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि देखो प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट, जो होता है इन सारे इंपॉर्टेंट जजेस का, पोजीशंस का, वो प्रेसिडेंट ही करते हैं, और इनका कंसल्टेशन लेकिन जरूर लेते हैं दूसरे जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, इनका कंसल्टेशन साथ में लेते हैं और तब ये अपॉइंट होते हैं। उसमें भी इन सब जजेस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीनियर मोस्ट जज बनेंगे। अब एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। एडहॉक यानी टेम्परेरी पोजीशन पे, लेकिन अगर हमें नीड पड़ गई तो एडहॉक बेसिस पे बुलाया जाता है। जैसे कि अगर 10th स्टैंडर्ड में आपको फिजिक्स के टीचर कभी मान लीजिए एब्सेंट हो जाते हैं और लंबे समय के लिए एब्सेंट हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स को टीचर को बोला जाएगा कि भाई 10th पढ़ा लो एडहॉक बेसिस पे, ठीक है। ये वाली बात है कि टेम्परेरी आ जाए, उसके बाद वो वापस जा सकते हैं। तो एडहॉक बेसिस पे क्या होता है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस है वो टेम्परेरीली सुप्रीम कोर्ट के जज भी बन सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो, लेकिन इसके लिए भी कंसल्टेशन चाहिए प्रेसिडेंट का और कंसेंट चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट का, कि हाँ भाई मैं इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कंसेंट देता हूँ, देती हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का कंसेंट जरूरी है, लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के बन सकते हैं ऑन द एडहॉक बेसिस, और ये करता कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही रिकमेंडेशन पे। अब आते हैं इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, यानी कब तक ये ऑफिस होल्ड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने रहते हैं। तो इनका रिटायरमेंट एज क्या है बेटा, 65 years। अगेन जैसे कि मैंने कहा ये सबके अलग अलग जो है वो एंड में जाके ना खिचड़ी बन जाती है कि ये इसका रिटायरमेंट एज, प्रेसिडेंट का अलग, प्राइम मिनिस्टर का, ये सारी चीजें क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, सिविक्स में सारे ही जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है उनका दे रखा है। तो अपन एक टेबल बनाएंगे एंड में, उससे समझेंगे, ठीक है।
और वो रिजाइन भी कर सकते हैं। अगर उनका रेजिग्नेशन लेटर वो सबमिट करते तो वो उससे पहले भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बनी रहना है। रेजिग्नेशन लेटर इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, ये याद रखना है कि किसको सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन, ठीक है। एंड ही कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। यानी जो प्रेसिडेंट का हमने देखा था इम्पीचमेंट का प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट ही होता है, मतलब कि उनको भी हर हाउस में 2/3 मेजोरिटी मेंबरशिप जो होती है, 2/3 ऑफ दिस मेजोरिटी, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो कम से कम भी 67 लोग अप्रॉक्सीमेटली वो वोट करने चाहिए कि भाई प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है, कि ये सक्षम नहीं है अच्छे जजमेंट्स देने के लिए, इस तरह का ग्राउंड सीवियर होना चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जा सकता है, ठीक है। तो impeached only if such an order is passed by the 2/3 majority and of the total membership of both houses of the parliament, यही है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इम्पीचमेंट के प्रोसेस में 2/3 मेजोरिटी जो है ये कीवर्ड होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है कि दोनों हाउसेज में जब 2/3 मेजोरिटी से ये प्रोसेस पास होगा तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट्स इसमें याद रखने बहुत जरूरी है। अब आते हैं सैलरीज किससे होती है, इनको सैलरी कौन देता है। अब सैलरीज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आती है वो एक फंड से आती है विच इज कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वाला, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, सबसे मेन जो आपके पेरेंट्स के भी बैंक अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे उनकी सैलरीज आती है, जहाँ से अगर उनको कोई बड़ा खर्चा करना होता है तो वो पैसे निकालते हैं। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, यानी आपकी मम्मी पापा के भी जो टैक्सेस भरते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, ये सारे टैक्सेस का जो कलेक्शन होता है ना वो सीएफआई में जाता है, इस फंड में जाता है। और इस फंड का जो अगर आपको इसमें से पैसे निकालने हैं करने हैं तो वो बाकी जो अकाउंट्स होते हैं बेटा वो तो जो एग्जीक्यूटिव होता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उनके अकाउंट से होता है, उनके नाम के अंडर होता है, उनकी परमिशन से होता है। लेकिन सीएफआई का जो परमिशन है कि इधर से अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आपकी पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव कंट्रोल आता है, इसीलिए कहते हैं कि इस सैलरी को जो यहाँ से सैलरी डिराइव करता है उनकी सैलरीज को हम कम ज्यादा भी बहुत सोच समझ के पूरी पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेके करना पड़ता है। तो इनको सैलरी भी बहुत ही ज्यादा इनकी सेफ गार्डेड होती है ना, तो आप इसको अपने मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, ये वाली बात है। तो इसको भी याद रखना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी आती है सीएफआई से, और इनकी सैलरी और अलाउंसेस कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती है। प्लस इट कैन नॉट बी वोटेड अपॉन बाय द पार्लियामेंट, कि ऐसा नहीं है कि हाँ इनकी सैलरी ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कम कर देते हैं बजट में, अगर इस बार रेवेन्यू कम आया इंडिया में हमारे इस फंड में तो इनकी सैलरी कम कर दे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक सिचुएशन है जहाँ पे हो सकता है विच इज द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। 91-92 वाला जो पीरियड है तब आई थी, अदरवाइज फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आती नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की जो आती है तब गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है इनकी सैलरी भी हम घटा सकते हैं, अदरवाइज बहुत ही सेफ सिक्योर सैलरीड पोजीशंस होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। हमें चाहिए एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि भाई आज कल को हमारे कोई फंडामेंटल राइट को किसी पावरफुल इंसान ने कुचला हुआ है तो हम जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट, चाहे मैं अमीर हूँ गरीब हूँ कोई भी हो, जो रिलीजन है, मेरा कम्युनिटी कास्ट मैटर नहीं करती इन द आइज ऑफ जुडिशरी, और उनको बिल्कुल फियरलेसली उनका जजमेंट सुनाना पड़ेगा इवन अगेंस्ट अ वेरी पावरफुल पर्सन जिसके पास पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनके जो इंडिपेंडेंस है उसको सेफगार्ड करके रखें, वरना जजेस यार फिर तो डर जाएंगे ना हर फैसला सुनाते हुए। वो ना डरे उसके लिए क्या क्या किया गया ये देखते हैं। देखो सबसे पहले उनका अपॉइंटमेंट ही ऐसा होता है कि जहाँ पे दोनों ही जो चीज़ें हैं बैलेंस में रहती है, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट तो करते हैं लेकिन इन कंसल्टेशन विद नॉट जस्ट द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर बट ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड हाई कोर्ट के जजेस, यानी जुडिशरी में भी जो जजेस है वो भी पार्टिसिपेट करें इनके अपॉइंटमेंट में, और प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो भी हेल्प करें, तो दोनों ही इन्वॉल्व है। इसलिए अपॉइंटमेंट में किसी एक का पलड़ा भारी नहीं हो रहा है। कल को मोदी जी बोले इसको अपॉइंट कर लो जजेस, तो जजेस भी तो हैं, ये भी तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हमको भी अपना इम्पार्शियली कुछ देखना पड़ेगा। दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं विच इज वाई बैलेंस बना रहता है, कोई भी हावी नहीं हो सकता। दूसरा इनका सिक्योरिटी जो होता है इनके सैलरीज में और इनके टेन्योर में
वो भी बहुत अच्छे से इंश्योर किया गया है। कैसे, यहाँ पे आप देखो हेड में क्या लिखोगे, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर यानी कब तक के ऑफिस में रहते हैं, वो टेन्योर होता है। अब यहाँ पे कैसे है, इनको हटाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी किया, वही सेम पॉइंट आपको यही लिखना है। काफी सारे इस चैप्टर में ना रिपीटेटिव पॉइंट्स है, मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या है। तो अगर एक बार उनको याद कर लोगे, वापस इसको यही लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि जज को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत डिफिकल्ट है। कैसे कि इसका जो हटाने का प्रोसीजर है वो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, यानी हर हाउस में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उसके बाद हटता है। 2/3 मेजोरिटी लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, 50% ही इतना मुश्किल होता है, तो 2/3 तो आप समझो इट इज मोर, 67% होता है, ठीक है। तो वो आपको लाना मुश्किल है। और वैसे भी आपको ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, कि अगर आप सुप्रीम मतलब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो इम्पीचमेंट का प्रोसेस, उसके ग्राउंड्स क्या है, क्या रीजन होता है, रीजन भी बहुत स्ट्रांग चाहिए। प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकेपेसिटी, हर कोई नहीं कि इसने ऐसा गलत फैसला सुना दिया इम्पीच कर दो, इस तरह का सीरियस ग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद ही आप इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू करते हो, और वो प्रोसीजर भी अपने आप में इतना डिफिकल्ट है, ठीक है। चार्जेस अगेंस्ट द जजेस फर्स्ट हैव टू बी एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्राइवेट मेंबर, कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, इनका एड्रेस करते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और फिर अगेन 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में वो इम्पीचमेंट मोशन पास होना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप में इनकी सिक्योरिटी, जो जॉब सिक्योरिटी, वो अब कितनी स्ट्रांग है ये देखो। उसके बाद से जज कैन रिमेन इन ऑफिस टिल ही रीचेस 65 years of age and cannot be removed from his office except by the process of impeachment। ये वापस इसी का ही रिपीटेशन, कंटिन्यूशन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो 65 से पहले इस प्रोसेस के अलावा उनको कोई हटा नहीं सकता, ये चीज़ है। और इनकी सैलरीज जैसे कि मैंने कहा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, सबसे बड़े मेन जो अकाउंट है इंडियन गवर्नमेंट का उधर से आती है, और इनको कभी भी घटाया नहीं जा सकता एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी बात है कि अगर गलत फैसला दिया तो आज से आपकी पैसे, मान लीजिए 60-65,000 सैलरी पर मंथ, वो हम 30,000 कर देंगे। ये चीज़ें ना प्राइवेट नौकरियों में हो सकती है, आपकी हमारी नौकरियों में होती है, लेकिन इनकी नौकरियों में, क्योंकि इनकी जो चीज़ है यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट इनका वर्क है, यहाँ पे अगर इन्होंने फैसला इस सैलरी के चक्कर में देना शुरू कर दिया तो क्या होगा। तो घटाई बढ़ाई भी आसानी से नहीं जाती है, बहुत स्पेशल सिचुएशंस में ही रिड्यूस होती है। तो ये भी चीज़ है, सैलरीज एंड अलाउंसेस के हेड में इस पॉइंट को लिखना है, ठीक है। अब जो पॉइंट समझेंगे उनको समझना है हमारा अंडर द हेड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, अगर हम कोर्ट को बहुत ज़्यादा बिटरली क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ोगे, कई बार क्या होता है, जर्नलिस्ट बहुत ही बिटरली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, है ना। तो अगर मोदी सरकार को अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो उतना फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपके पास है, लेकिन कोर्ट के जजमेंट को आप क्रिटिसाइज इतनी बिटरली, इतनी वेहेमेंटली नहीं कर सकते हो। आप थोड़ा सा डिस्कस जरूर कर सकते हो, लेकिन आप क्रिटिसाइज पब्लिकली नहीं कर सकते हो, जी हाँ। तो इस वजह से उनको अगर अगर आप करते हो तो क्या होता है, तो उसको आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाता है, जहाँ पे आपको फाइन भी भरना पड़ सकता है, आपको जेल का टर्म भी सर्व करना पड़ सकता है, कुछ भी होता है वो, ठीक है। अब जजेस आर फ्री टू अनाउंस देयर डिसीजंस एंड देयर डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड इन पब्लिक और बाय प्रेस। समझ रहे हो, मीडिया इसको क्रिटिसाइज नहीं करती। जैसे अगर आपकी कंट्री या स्टेट में कोई भी सरकार है, वो अगर ढंग से काम नहीं करी तो उसको क्रिटिसिज्म मिलता है। सोशल मीडिया, ट्विटर पे या कहीं पे देखते ही हो कि भाई क्या चल रहा है ये, लेकिन जजेस को, उनके डिसीजंस को पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है। इनफैक्ट यू कैन पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये चार्ज लगा दिया जाता है। इसलिए ये जो पूरा टर्म मैं कह रही हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका कीवर्ड है, ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं, नो डिबेट एंड डिस्कशंस कैन टेक प्लेस, पार्लियामेंट में भी नहीं कर सकते, रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ अ जज और एनी डिसीजन टेकन बाय हिम। कोई भी कोर्ट में वो डिसीजन सुनाते हैं, कोई फैसला सुनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ट्रिपल तलाक का फैसला सुनाया है तो उस चीज़ को आप पार्लियामेंट में लेके डिस्कस डिबेट नहीं करोगे, ऐसे तो फिर हर चीज़ को ले लेके डिबेट होने लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देता है, कभी कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हो सकता है, लेकिन उसको मानना पड़ता है, हर सिटीजन को मानना है, हर गवर्नमेंट को मानना ही मानना है। ना तो हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना मीडिया क्रिटिसाइज कर सकती है, ना इसको पार्लियामेंट में डिबेट में किया जा सकता है, ठीक है। इतना पावरफुल, ये आप समझ लो, इनका फैसले भी इतने ज्यादा पावरफुल और सर्वोपरि होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, जजेस आर नॉट अलाउड
टू कंटिन्यू प्रैक्टिस आफ्टर द रिटायरमेंट। ये वाली चीज़ ना थोड़ी सी ज़्यादा अलग से पड़ती है, इसलिए इसको ध्यान रखो। इनका रिटायरमेंट हो गया जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद अगर वो चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में वापस प्रैक्टिस करने लग जाए बेटा, क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत होती है, वेरी वेरी नॉलेजेबल पीपल इन द फील्ड ऑफ लीगल वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अगर उनको प्रैक्टिस करनी तो वो अलाउ उनको नहीं किया जाता। क्यों नहीं? क्योंकि जो सामने जो जज बैठा होगा वो तो उनके कलीग्स ही होंगे, तो अगर वो इन्फ्लुएंस हो गए तो क्या होगा। तो इस चीज़ से बचाने के लिए कि अपने दोस्त कलीग्स उनको इन्फ्लुएंस ना कर दें, इसलिए आफ्टर रिटायरमेंट वो वापस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। दिस डिसीजन, दिस प्रोविजन हैज़ बीन हियर to ensure that they cannot influence their former colleagues in the judiciary, so they do not continue practice after this, ठीक है। ये अलाउ नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स है टू इंश्योर कि हमारी जुडिशरी निष्पक्ष तरीके से संविधान में जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं उनको सेफगार्ड करे और एकदम इंडिपेंडेंटली करे, फियरलेसली करे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। अब आ जाते हैं jurisdiction and functions of the Supreme Court. Again important from your MCQ point of view as well.